चैप्टर तो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको एनसीईआरटी बुक ही फॉलो करनी है। अगर मैं यूनिट की बात करूं तो 5 यूनिट्स है हमारे पास, हाई वेटेज है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। अगर आपको इंटरेस्ट है बायोलॉजी में तो आपको बहुत मजा आने वाला है। एक साल आपको 10th में भी मिला था, एक साल आपको 11th में भी मिलेगा और आपको पूरे 19 के 19 चैप्टर्स जो है वो मैनेज करने हैं। So, hi everyone, I hope you all are doing great। सबसे पहले यार कॉन्ग्रेचुलेशन, जो भी बच्चे क्लास 10 से क्लास 11th में हैं उनको बहुत 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 बधाइयाँ। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने सिलेबस की। तो क्लास 11th में बायोलॉजी का क्या सिलेबस होगा वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। कितने यूनिट्स हैं, कितने चैप्टर्स हैं, कितने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं और एक चैप्टर का क्या वेटेज है, वो सारा हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, और शुरू भी हम लोग बिल्कुल स्टार्टिंग से करेंगे जब आप क्लास 10th में थे। तो अगर मैं क्लास 10th की बात करती हूँ तो वहां पे बायो में आपके पास 5 ही चैप्टर थे। अभी आप क्लास 11th में आ चुके हो, यहाँ पे आपके पास 19 चैप्टर है, 5 और 19। अगर आप देखोगे कि प्रिपरेशन जो टाइम है, प्रिपरेशन टाइम आपका सेम ही है। एक साल आपको 10th में भी मिला था, एक साल आपको 11th में भी मिलेगा और आपको पूरे 19 के 19 चैप्टर्स जो है वो मैनेज करने हैं। साथ ही साथ कुछ बच्चे जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी तैयारी करेंगे, चाहे वो नीट हो गया, एनडीए हो गया या सीयूईटी हो गया, आप इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी तैयारी करने वाले हो। तो इसी वजह से मैनेज करना, पढ़ाई को मैनेज करना, क्योंकि इतने सारे चैप्टर्स हैं और टाइम बिल्कुल लिमिटेड है। एक साल का आपको टाइम मिलेगा, उसमें आपको पूरा 11th प्रिपेयर करना है और ऐसे प्रिपेयर करना है क्योंकि आपको अगले साल 12th में नहीं तो उसके बाद आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठना ही पड़ेगा। तो इसी वजह से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है अपने सिलेबस को समझना और कैसे मैनेज करना है अपने बोर्ड्स को 12th में और अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम को। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग क्लास 11th की बात करेंगे तो सबसे पहले मैं बुक्स की बात करूंगी। तो अगर बुक्स की बात करें तो बहुत सारे बच्चों के दिमाग में एक क्वेश्चन होता है कि मैम कौन सी बुक को फॉलो करना चाहिए, हमें एनसीईआरटी फॉलो करना चाहिए या फिर कोई भी रेफरेंस बुक हम फॉलो कर सकते हैं। तो लेट मी क्लैरिफाई वन थिंग, आपको क्लास 11th में बायो के लिए बात करूंगी मैं, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की और मैथ्स की बात नहीं करूंगी, मैं बायोलॉजी सब्जेक्ट की बात करूंगी। तो आपको एनसीईआरटी बुक ही फॉलो करनी है। पहले ही बता देती हूं कि आपको एनसीईआरटी बुक ही फॉलो करनी है। और एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताती हूं कि अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, चाहे वो नीट के लिए हो गया, चाहे वो एनडीए के लिए हो गया या फिर सीयूईटी के लिए हो गया, 95% जो आपका एग्जाम है वो कहाँ से आएगा, एनसीईआरटी से ही आएगा। तो आपको 11th क्लास में एनसीईआरटी ही फॉलो करना है। ऑलराइट, अब ऐसे कुछ बच्चे होंगे जिसको थोड़ा सा इंटरेस्ट होगा कॉन्सेप्ट को समझने के लिए या फिर उनको इंटरेस्टिंग लगती है बायोलॉजी, तो उसके लिए आप एक रेफरेंस बुक फॉलो कर सकते हो जो रिकमेंड की जाती है कि आप ट्रूमेंस फॉलो कर सकते हो। बट अगर वो भी आपको नहीं पढ़ना है तो पढ़ने वाला काम आप मुझ पे छोड़ दीजिए, आपको सिर्फ लेक्चर्स देखने हैं, ठीक है। पढ़ाई वाला काम मैं कर लूंगी, आपको सिर्फ लेक्चर्स देखने हैं। तो ये प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई कि कौन सी बुक फॉलो करनी है 11th क्लास में। तो 11th क्लास में फिर से बता देती हूं कि एनसीईआरटी बुक को फॉलो करना है। ऑलराइट, चलिए अब हम देख लेते हैं कि हमारी कितनी यूनिट्स है ना, कितनी यूनिट्स है। तो अगर मैं यूनिट की बात करूं तो 5 यूनिट्स है हमारे पास, 5 यूनिट्स हैं। और पहली यूनिट है आपके डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो कितने मार्क्स की है, 15 मार्क्स की है, राइट, 15 मार्क्स की है। सेकेंड यूनिट जो है आपका स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स है और ये 10 मार्क की यूनिट है। ऑलराइट, थर्ड पे आते हैं। जो थर्ड यूनिट है वो है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है। इसमें आप सेल्स के बारे में पढ़ोगे, सारी चीज़ें इसमें पढ़ोगे, तो ये आपकी आती है 15 मार्क्स की। अब हम आ जाते हैं अपने चौथे यूनिट पे जो है प्लांट फिजियोलॉजी, जो है आपकी प्लांट फिजियोलॉजी और ये कितने मार्क्स की है, 12 मार्क्स की है, राइट। अब हम आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट जो है आपका ह्यूमन फिजियोलॉजी, जो है आपका ह्यूमन फिजियोलॉजी। तो अगर आप देखोगे तो ये टोटल 18 मार्क्स की आती है, टोटल 18 मार्क्स की आती है, राइट। अगर मैं ह्यूमन फिजियोलॉजी की बात करूं 11th क्लास में, इस पे इतना क्यों फोकस किया जा रहा है, जैसे कि बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करेंगे, है ना। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आप नीट की तैयारी करोगे तो मेडिकल कॉलेज में जाओगे फर्स्ट ईयर में, वहाँ पे क्या पढ़ोगे, फिजियोलॉजी ही पढ़ोगे। फर्स्ट ईयर में कौन सा सब्जेक्ट
सब्जेक्ट होते हैं, एनाटमी होता है, फिजियोलॉजी होता है, बायोकेमिस्ट्री होता है, राइट। तो आप फिजियोलॉजी पढ़ोगे तो इसी वजह से आपके 11th एंड 12th में ह्यूमन फिजियोलॉजी का जो बेस होता है ना, उस पर ज़्यादा फोकस किया जाता है, क्योंकि अगर आपका बेस स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप आगे उस पर एक बिल्डिंग नहीं बना सकते हो, है ना। बिल्डिंग बनाने के लिए आपका एक बेस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तो वो बेस जब तक स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तब तक आपकी जो बिल्डिंग है वो स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, वरना अगर बेस डगमगाया तो आपकी बिल्डिंग भी गिर जाएगी। तो इसी वजह से 11th क्लास में ह्यूमन फिजियोलॉजी का बहुत ज़्यादा हाई वेटेज है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। अगर आपको इंटरेस्ट है बायोलॉजी में तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है ह्यूमन फिजियोलॉजी में। चलिए, तो टोटल 70 मार्क्स का होता है। इसमें जो 30 मार्क्स होते हैं आपके सारे प्रैक्टिकल्स होते हैं, इंटरनल असेसमेंट्स हो गए, जो भी आपके प्रैक्टिकल फाइल्स हो गए, वाइवा हो गया, वो सारी चीज़ें 30 मार्क्स में आ जाता है। बाकी 70 मार्क्स आपके हाथों में है। थियरी एग्जाम 70 मार्क्स का होगा, वो आपके हाथों में है, और उसमें सारे ये चैप्टर्स, ये यूनिट्स आएंगे। चलिए, अब हम लोग एक बार चैप्टर्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला जो चैप्टर है आपका लिविंग वर्ल्ड है। लिविंग वर्ल्ड जो है आपका सबसे ईजीएस्ट चैप्टर है पूरे 11th में। छोटा चैप्टर है और बहुत इजी चैप्टर है, ठीक है। तो पहला चैप्टर आपका लिविंग वर्ल्ड हो गया। दूसरा है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तीसरा आपका प्लांट किंगडम है। इसमें आप सारे प्लांट किंगडम, प्लांट्स के बारे में पढ़ोगे, जितने कितने किंगडम है उनके बारे में डिस्कशन होगा। फिर एनिमल किंगडम आ जाएगा। एनिमल किंगडम में आप सारे फाइलम्स के बारे में पढ़ोगे, कितने फाइलम है, क्या क्या उनके फीचर्स हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है आपका एनिमल किंगडम, तो इनके बारे में आप पढ़ने वाले हो। फिर नेक्स्ट आपका है मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, है ना। मॉर्फोलॉजी मींस एक्सटर्नल फीचर्स क्या है फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स की अगर हम बात करें तो किसकी बात करें, एंजियोस्पर्म्स की बात कर रहे हैं, तो एक्सटर्नल फीचर्स क्या है। फिर एनाटॉमी में आप इंटरनल स्ट्रक्चर्स पढ़ोगे फ्लावरिंग प्लांट्स के, तो ये आपको पढ़ना होगा। नेक्स्ट है आपका स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। अगर आप स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स देखोगे तो अभी आपकी एनसीईआरटी की बुक में फ्रॉग दिया हुआ है, तो आपको वो पढ़ना है, राइट। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे। नेक्स्ट है आपका सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। अब ये चैप्टर ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे आप बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ले लो या फिर आप अपने कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ले लो। ये चैप्टर तो बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आप पढ़ोगे सेल क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स के सेल क्या हैं, फिर उसके बाद सेल ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ोगे, ये सारी चीज़ें आप इसमें पढ़ने वाले हो। फिर आपका बायोमोलिक्यूल्स, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये आपकी केमिस्ट्री में भी आता है। फिर सेल साइकिल एंड सेल डिविजन, जिसमें माइटोसिस एंड मियोसिस के बारे में आप पढ़ोगे कि माइटोसिस क्या होता है, मियोसिस क्या होता है, ये सारी चीज़ें आप इसमें पढ़ोगे। फिर आता है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स, तो ये वाला जो चैप्टर है ये इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ ये वाला चैप्टर इंपॉर्टेंट है, रेस्पिरेशन। ये सारे चैप्टर्स जो हैं फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये सारे आपके प्लांट फिजियोलॉजी के पार्ट्स हैं। तो ये सारे चैप्टर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने बताया कि अगर आप वेटेज देखोगे तो 12 मार्क्स का 12 मार्क्स का आता है, तो इंपॉर्टेंट तो है, आप इग्नोर तो बिल्कुल नहीं कर सकते हो, है ना। तो चलिए, ये हो गया। फिर प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो गया। नेक्स्ट, जैसे मैंने बताया ह्यूमन फिजियोलॉजी, तो ह्यूमन फिजियोलॉजी में पहले हम लोग डाइजेशन भी पढ़ते थे, बट अभी वो आपके सिलेबस में नहीं है। तो आपको पढ़ना है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो इसमें रेस्पिरेशन क्या होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, कैसे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, ये सारी चीज़ें आप इस वाले चैप्टर में पढ़ने वाले हो, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। फिर बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, इसमें हार्ट के बारे में पढ़ोगे, ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, ये सारी चीज़ें आप इसमें पढ़ने वाले हो। फिर नेक्स्ट चैप्टर है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। इसमें आप एक्सक्रीशन प्रोसेस के बारे में पढ़ते हो। फिर आपका ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में पढ़ोगे आप, ये सारी चीज़ें इसमें पढ़ोगे। फिर लोकोमोशन एंड मूवमेंट आता है। सेकेंड लास्ट न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, एंड लास्ट जो है आपका केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। तो ये पूरे 19 चैप्टर्स हैं, ये पूरे 19 चैप्टर्स हैं जिसको आपको 11th क्लास में पढ़ना है, ठीक है। अभी आप बोलोगे मैम हमें बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है क्योंकि 19 चैप्टर्स है, कैसे मैनेज करेंगे। तो अगर आप
हमसे पढ़ना चाहते हो तो डेफिनेटली आप हमें बैच में ज्वाइन कर सकते हो। हमारा प्रारंभ बैच है वो आपके सामने लाइव हो चुका है, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। जैसे मैंने बताया, पढ़ने वाला काम आप मुझ पे छोड़ दीजिए, आपको बस लेक्चर्स अटेंड करने हैं, ठीक है। तो यस गाइज, अगर आपको 11th साइंस में पढ़ना है और अगर आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अच्छा बेस बनाना है तो डेफिनेटली आप हमारा बैच ज्वाइन कर सकते हो जो है प्रारंभ, ठीक है। तो चलिए फिर आज की वीडियो को एंड करते हैं। हम लोगों ने पूरा सेशन जो है, पूरा सिलेबस जो है, पूरा सिलेबस का ओवरव्यू देख लिया है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड पढ़ाई करते रहो।